हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि अब प्योर ब्लड डेमन का सीज़न 2 मैं एक्सप्लेन करूँगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, सिर्फ कमेंट सेक्शन में नहीं, मुझे पर्सनली उन्होंने मैसेज किया और मुझे बोला भी कि दीदी आप प्योर ब्लड डेमन को प्लीज़ मत बदलिएगा। तो हाँ, मैं जितना हो सके उतना स्टोरी लाइन को सेम रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्योर ब्लड डेमन का फर्स्ट एपिसोड। जो नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, ये एक ओमेगा वर्स हिस्टोरिकल एफएफ है। वांगशन, टॉप वांगजी, बॉटम विंग। तो चलिए शुरू करते हैं। एफएफ के शुरुआत में हमें गुसु लान क्लैन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर लान कुरैन वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। मतलब उन्हें हाल ही में कहीं से चोट लगा था। वो शायद किसी युद्ध में गए थे या फिर किसी के साथ लड़ते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, इसीलिए वो अभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अभी रात का समय था, 9 नहीं बजे थे। उनके कमरे में उनका दोनों नेफ्यू, उनका बड़ा नेफ्यू और होने वाला सेक लीडर लान शिचैन उनके कमरे में ही थे, और उनका छोटा नेफ्यू भी उनके कमरे में ही बैठे हुए थे। वो दोनों भाई आपस में कुछ बातें कर रहे थे, किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर बातें कर रहे थे, और अंकल कुरैन बस आराम कर रहे थे और सुन रहे थे इनकी बातों को। मास्टर लैन का छोटा नेफ्यू पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड का अभी के समय का सबसे ताकतवर अल्फा है। वो जितना अच्छा लड़ाई में है उतना ही अच्छा कल्टीवेशन में भी है, साथ ही में उतना अच्छा वो पढ़ाई और बाकी चीज़ों में भी है। उसका नाम लान वांगजी है, कर्टसी नेम हंगवनजुन। खैर, अभी फ़िलहाल बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा था। मतलब वो तीनों ही आपस में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अंकल कुरैन रेस्ट कर रहे थे और उनके दोनों नेफ्यू के बातों को सुन रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। एक डिसिपल आया हुआ था। मास्टर लैन ने उस डिसिपल को अंदर आने के लिए बुला लिया। वो डिसिपल अंदर आया और बो करते हुए कहा, मास्टर, जियांग क्लैन से स्क्रॉल आया है। यह सुनकर मास्टर कुरैन ने बस अपना सर नोट किया और उस स्क्रॉल को ले लिया। वो डिसिपल उन तीनों को, मतलब मास्टर लैन को, वांगजी को और शिचनगा को वहाँ पर बो करके चला गया था। उस डिसिपल के जाने के बाद शिचन और वांगजी दोनों ही अंकल कुरैन की तरफ देख रहे थे। अंकल, जो कि स्क्रॉल को देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि क्या आया है। स्क्रॉल को पढ़ने के बाद अंकल थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। अंकल ने डिसअपॉइंट में ही कहा, शादी, वो भी इस समय। लैन शिचैन ने पूछा, अंकल क्या बात है, किसके शादी का इनविटेशन है? ये सुनकर अंकल ने कहा, जियांग्स के अडॉप्टेड सन का शादी होने वाला है, उसी का इनविटेशन आया है। वांगजी, जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड था, उसने एक गुस्से भरे टोन में ही कहा, इस समय शादी कैसे करवा सकते हैं? ये समय सही नहीं है। अभी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उथल पुथल मचा हुआ है और इस समय ही शादी? उन्हें इतना भी क्या जल्दी है? यह सुनकर अंकल ने कहा, नहीं पता वांगजी, और हम कुछ भी कर भी नहीं सकते। अगर वो शादी करवाना चाहते हैं अपने बेटे का तो वो करवा सकते हैं, उनका जब मर्जी होगा वो तब करवा सकते हैं। वांगजी, जो कि अब उसे कुछ बात नहीं करना था क्योंकि हो गया है था, उसे जो बोलना था, उसे जो सुनना था, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो वांगजी उठा और वांगजी ने अंकल की तरफ देखा। देखने के बाद वांगजी ने कहा, अंकल क्या आप जाने वाले हो? अंकल ने कहा, नहीं वांगजी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, शादी आते आते शायद मेरा तबीयत ठीक हो जाए, बट फिर भी मैं नहीं जा सकता, मेरा मन नहीं है। ऐसे वक्त पर मुझे जो लोग मुसीबत में हैं उनके पास खड़ा रहना होगा। वांगजी अपने अंकल के बातों को सुनकर बहुत प्राउड फील कर रहा था और उसने अपना सर नोट किया। फिर वांगजी ने अपने अंकल को और ब्रदर को बो किया और वो चला गया। वांगजी के जाने के बाद अंकल कुरैन ने शिचनगा से कहा, शिचैन, जियांग क्लैन के लिए तोहफा तैयार करो। हम अगर ना भी जाए तो भी लैन क्लैन की तरफ से तोहफा पहुंच जाना चाहिए। यह सुनकर शिचनगा ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है अंकल। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिडनाइट का दिखाया जाता है जियांग क्लैन, जहाँ पर पूरा जियांग क्लैन एकदम शांत है। पूरा लोटस पियर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में डूबा हुआ था।
कोई भी जाग नहीं रहा था। हाँ, कुछ पहरेदार थे जो लोटस पियर को गार्ड दे रहे थे, लेकिन वो भी बहुत ही शांत थे। उनमें तो शायद कुछ ऐसे थे जो सो भी गए थे। वहीं पर एक इंसान लोटस पियर महल के पीछे वाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। वो बस देख रहा था तालाब को, कितना सुंदर, कितना शांत है। और साथ में ये जो जुगनू उड़ रहे हैं ना, इनका तो अलग ही चमक है। आज रात कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इतने दुख में भी उस इंसान को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका दिल एकदम हल्का हो गया था यहाँ पर आके। वो इंसान और कोई नहीं, जियांग सेक्ट का प्रिंस है। हाँ, वो जियांग सेक्ट का अडॉप्टेड प्रिंस है, जिसे अडॉप्ट किया गया था। जियांग फैमिया और महारानी यू ने उसे अडॉप्ट किया था। वी वुशियान, जो अभी चुपचाप अंधेरे में बैठा हुआ था और पूरे लोटस पियर को देख रहा था। हाँ, ये तालाब कितना सुंदर है, कितना शांत है। इनमें जो कमल खिले हुए हैं वो भी एकदम स्थिर हो गए हैं। विंग, जो कि रो रहा था, उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये शादी नहीं करना था। शुरुआत से ही वो कहता आ रहा था कि उससे शादी नहीं करना है। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बातों को मानने वाला नहीं है। कोई भी उसका एक भी बात नहीं मान रहा है। उसे ज़बरदस्ती ये शादी करना होगा, क्योंकि अगर वो ये शादी नहीं करेगा तो शायद उसकी वजह से जियांग सेक्ट पर असर पड़ सकता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके घर के ऊपर असर पड़े, कुछ बुरा हो, जियांग सेक्ट के ऊपर कुछ भी बुरा हो उसकी वजह से, वो नहीं चाहता है। इसलिए अपने बिना मर्जी के भी उसे ये शादी करना होगा। वो दोष नहीं दे सकता, वो किसी को भी दोष नहीं दे सकता। गलती तो उसने किया है ना। उसकी एक गलती की वजह से आज वो इस स्टेज पर आके खड़ा हो गया है। खैर, विंग ने अपनी माँ से, विंग ने महारानी यू से ये वादा किया है कि वो ये शादी करेगा और वो ये शादी तोड़ने के लिए कुछ भी गलत नहीं करेगा, कोई शैतानी नहीं करेगा। वो चुपचाप एक अच्छे लड़के की तरह वो ये शादी करेगा। ये सोचते हुए विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। आज सुबह से विंग का पूरा जो मूड है ना, वो पूरा ख़राब था, क्योंकि सुबह सुबह ही सारे सेक्ट के लिए जो स्क्रॉल है वो भेज दिया गया था। जितने भी सेक्ट है कल्टीवेशन वर्ल्ड में, उन सारे सेक्ट में ये न्योता पत्र चला गया था, विंग का शादी का न्योता पत्र। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उस इंसान से शादी नहीं करना चाहता था। वो वन चाओ, वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। उसने विंग को फंसाया है। विंग ने उसे ऑफेंड नहीं किया है। वैन क्लैन कल्टीवेशन वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा क्लैन है और सबसे घटिया क्लैन भी है। ये विंग को पता है। वैन क्लैन के लोग भी अच्छे नहीं हैं, ये भी विंग को पता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले विंग अपने ब्रदर के साथ निये क्लैन गया था, क्योंकि उसे निये हुसैन से मिलना था। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, विंग का ब्रदर ऑब्वियसली जियांग चैंग है। जियांग चैंग विंग से 3 महीना बड़ा है। उनके उम्र में 3 महीने का फासला है। जियांग चैंग 3 महीने बड़ा है विंग का। और जियांग चैंग एक अल्फ़ा है और होने वाला सेक्ट लीडर भी है जियांग सेक्ट का। तो विंग गया था निये हुसैन से मिलने के लिए, निये क्लैन। हालांकि जियांग चैंग का वहाँ पर जाने का पर्पस अलग था। जियांग चैंग निये क्लैन में जो अजीबोगरीब घटनाएं घट रहा है उसी को लेकर वहाँ पर गया था, क्योंकि अभी पूरे कल्टीवेशन में ही वो सारी घटनाएं घट रहा है। सिर्फ शायद 2-3 क्लैन्स ऐसे हैं जिनमें ये अजीबोगरीब घटनाएं नहीं घट रहा है। उनमें से एक जियांग सेक्ट है, दूसरा जिन क्लैन है, तीसरा मो सेक्ट है। ऐसे ही कुछ क्लैन्स हैं जिनमें अभी भी शांति बरकरार है, लेकिन बाकी के क्लैन्स, लैन क्लैन, निये क्लैन, शू क्लैन, ऐसे बहुत सारे क्लैन्स हैं जिनमें बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रहा है। और साथ ही में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का हालत सही नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इस बारे में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है। लेकिन अभी सब अपने अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, इसलिए जियांग चैंग
अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए निये क्लैन गया था, क्योंकि निया क्लैन और जियांग क्लैन एकदम पड़ोसी थे। अगर निये क्लैन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आगे जाके जियांग क्लैन भी आ सकता है। इसलिए जियांग चेंग गया था नियो मिंजू को मदद करने के लिए। वहाँ पर सब सही चल रहा था। जियांग चेंग और नियो मिंजू नाइट हंटिंग कर रहे थे और चुन चुनकर दानव और कठपुतलियों को मार रहे थे। और विंग और नी हुसैन एक साथ थे, लेकिन किसी का गंदा नज़र विंग पर पड़ चुका था। निये क्लैन जाने के वक्त ही शायद विंग के ऊपर उस इंसान का गंदा नज़र पड़ चुका था और वो बस एक गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसने वो कर भी दिया। मतलब विंग ने वो गलती कर ही दिया। अब विंग ने क्या गलती किया ये हम आगे के स्टोरी में जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम प्रेजेंट में आते हैं। पास्ट से प्रेजेंट में विंग अभी भी रोए जा रहा था। उसके आंखों में आंसू थे, बट उसके दिल में ना एक शांति था कि हाँ, उसके साथ चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जियांग फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए और उसके इस पूरे क्लैन को कुछ नहीं होना चाहिए। यही सोचकर विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और वो बस, अब उसे ठंड लग रहा था यहाँ पर, तो वो बस उठता है। उठने के बाद विंग पीछे मुड़ता है जाने के लिए। जैसे ही विंग पीछे मुड़ा ना, तो वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि ठीक उसके पीछे उसके आंखों के सामने एक तितली था, थोड़ा बड़ा साइज़ का। मतलब जैसे नॉर्मल होता है ना, वो ऐसा नहीं था, थोड़ा बड़ा था और एकदम सफ़ेद था। उसके पंखों से जैसे कुछ रोशनी निकल रहा हो, एकदम चमक रहा था वो तितली। इतना सुंदर तितली विंग ने कभी नहीं देखा। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। वो हंसते हुए ही उस तितली से पूछता है, अरे तुम कौन हो? तुम इतने सुंदर क्यों हो? विंग ने ऐसे पूछा जैसे कि वो तितली विंग को जवाब देगा। जैसे ही विंग को ये समझ आया ना कि वो तितली से सवाल कर रहा है, तो उसने अपने ही दिमाग पर ना, मतलब अपने ही सर पर एक चांटा मारा और बोला, विंग तुम पागल हो रहे हो। ये जैसे ही विंग ने कहा ना, वो तितली अपनी जगह से हिला, जैसे कि वो तितली अभी तक विंग के सामने एक जगह पर ही उड़ रहा था ना, वो ऐसे हिलने लगा। विंग उस तितली को देख रहा था। विंग का नज़र उस तितली पर अटक गया था। विंग को पता ही नहीं चला कि कब वो एकदम किनारे पर आ गया था। जैसे ही वो तितली विंग के थोड़ा और करीब आता है ना, विंग उस तितली को पकड़ने की कोशिश करता है और वो सीधा ऐसे उल्टा ही पूरा तालाब में गिर गया था। उस तितली को अपने हाथों में पकड़ के ही वो गिरा था। उसने तितली को पकड़ लिया था और उसी के साथ वो तालाब में भी गिर गया। विंग जो कि एक चीख के साथ तालाब में गिरा था। दूसरी तरफ लान वांगजी जो कि कोल्ड केव में बैठा हुआ था, अपने एंचेस्टर के वीणा के सामने बैठकर वो मेडिटेशन कर रहा था। इस वीणा को संभालने लायक ताकत अभी भी उसके अंदर नहीं आया था। वो अभी भी इस वीणा को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है। वो ज़्यादा देर तक इस वीणा को बजा नहीं पाता है और उसे पता है अभी उसे इस वीणा का ही ज़रूरत है। अगर उसे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उस मुसीबत से बचाना है तो उसे इस वीणा का ही ज़रूरत पड़ेगा। वांगजी ने अपने अंकल को देखा कि उन्होंने अपने जान को दांव पर लगा दिया था, बस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव करने के लिए। उन्होंने अपना 100% दिया, अपने पूरे शक्तियों का इस्तेमाल किया। बस वो ही नहीं, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े कल्टीवेटर्स एक जगह पर आ गए थे। उन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी उस दरार को वो भर नहीं पाए, उस दरार को वो मिटा नहीं पाए और ना ही कुछ कर पाए। जैसे कि वो शक्ति अपने अंदर हर एक इंसान का कल्टीवेशन पावर सोख रहा था। जो भी उस शक्ति के पास जा रहा था, उस पावर के पास जो भी जा रहा था, वो अपने अंदर उस इंसान का कल्टीवेशन स्किल्स को, कल्टीवेशन के जो शक्तियां हैं उनको अपने अंदर निचोड़ कर ले रहा था। इसीलिए वांगजी इस वीणा को बजाना चाहता है। वांगजी ने अपने अंकल से सुना था कैसे महागुरु बाओसन सरेन और महागुरु लैन ई ने अपने अपने शक्तियों से उस बुरे शक्ति को वहाँ पर कैद किया था, और अब वांगजी ये करना चाहता है।
वांग जी भी उस बुरे शक्ति को वहीं पर कैद करके रखना चाहता है, क्योंकि वांग जी को पता है उस शक्ति को मिटाने वाला अभी तक शायद नहीं आया है। भविष्यवाणी हुआ है, लेकिन कब ये भविष्यवाणी सच होगा ये किसी को भी नहीं पता। तो फिलहाल वांग जी को इस वीणा को कंट्रोल करना ही होगा, इस वीणा को अपने आप से जोड़ना ही होगा, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के खातिर, अपने परिवार के खातिर वांग जी को ये करना है। इसलिए वांग जी अभी मेडिटेशन कर रहा था। अभी रात के 12 बज रहे थे। वांग जी जो कि अपने ही मेडिटेशन में खोया हुआ था, तभी पूरे कोल्ड केव में इतना बड़ा आवाज़ हुआ जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर आके कोल्ड केव के पानियों में गिरा है। वांग जी को ऐसा ही लगा और वांग जी अपने मेडिटेशन से उठ गया था। वांग जी ने अपने आँखों को खोल लिया था। वांग जी जब उस पॉन्ड की तरफ देखता है, मतलब कोल्ड केव के अंदर जो पॉन्ड बना हुआ था वहाँ देखता है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा बुलबुले उठ रहे थे। वांग जी को हैरानी हुआ, अगर पत्थर गिरेगा तो बुलबुले नहीं उठेंगे और कोल्ड केव के इस पॉन्ड में कोई मछली नहीं है। इसीलिए वांग जी ने अपना बिचिन उठाया और जल्दी से पॉन्ड के पास आया। अभी भी मतलब बुलबुले उठ रहे थे, एक दो बुलबुले जैसे कि कोई सांस ले रहा है ऐसा बुलबुले उठ रहे थे, एकदम भर के नहीं उठ रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि कोल्ड पॉन्ड का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं था, वहाँ का पानी क्लाउडी था, इसलिए नहीं दिख रहा था कि नीचे क्या है। वांग जी जो कि नीचे अपने घुटनों पर बैठ गया था और देखने की कोशिश कर रहा था झुककर कि क्या है। दूसरी तरफ विंग जो कि बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था, उसने अभी भी अपने दोनों हाथों के अंदर ना उस तितली को रखा हुआ था, उससे सांस नहीं आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों को अलग करता है और अपने दोनों हाथ पैरों को ना ऐसे पानी में फिराने लगता है, जैसे वो बचना चाहता है, वो डूबना नहीं चाहता है। उसे स्विमिंग आता है, उसे तैरना आता है, इसीलिए विंग बस तैर के बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जगह पानी कम है, तैरने लायक पानी नहीं है। तो विंग बस अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टिकाकर उठ रहा था। जैसे ही विंग उठा ना, वैसे ही उसके आंखों के सामने कुछ दिखा। उसे साफ साफ नहीं दिखा कि क्या है, लेकिन उसे एक सॉफ्ट चीज़ अपने लिप्स पर फील हुआ। इतना सॉफ्ट और वार्म था कि विंग एक पल के लिए जम गया था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। विंग ने अपने आँखों को बंद कर लिया था। पानी से बाहर आने के वक्त ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो जाता है, तो विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, विंग ने अपने आँखों को धीरे से खोला। उससे अभी भी अपने आँखों के सामने सब धुंधला दिख रहा था, साफ साफ नहीं दिख रहा था। उससे अपने आँखों के सामने एक इंसान तो दिख रहा था, लेकिन क्या चल रहा है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। और दूसरा इंसान एकदम शॉकिंगली वहाँ पर जम गया था, अपने ही पोजीशन पे वो जम गया था। कुछ देर बाद जब विंग के आँखों का धुंधलापन गया ना, तब विंग ने देखा कि क्या है ये, और तब तक वह इंसान भी अपने होश में आ गया था। वो इंसान और कोई नहीं, वांग जी था। विंग और वांग जी का लिप्स जुड़ा हुआ था। विंग जैसे ही अपने होश में आया, वो वांग जी को धक्का देता है। वांग जी के एकदम उसने चेस्ट पर मारा था और वांग जी नीचे बैठ गया था। वो जो अपने घुटनों पर झुका हुआ था ना, वो नीचे बैठ गया था। वांग जी इतना शॉकिंग था, वो अपने होश में आ चुका था, बट उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। और सबसे बड़ा शॉक उसे इस बात का लगा कि कोल्ड पॉन्ड में कोई कैसे आ सकता है, वो भी ऐसे। दूसरी तरफ विंग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो पानी के अंदर बैठ गया था, पानी के अंदर बैठा हुआ था, इसलिए पानी उसके चेस्ट तक आ रहा था। इतना ही पानी था कोल्ड पॉन्ड में, मतलब कोल्ड केव के अंदर जो पॉन्ड बना हुआ था वहाँ पर इतना ही पानी था। विंग जो कि हाँप रहा था, उसे अपने लिप्स पर अभी भी वो गर्माहट महसूस हो रहा था। वो हैरान हो रहा था कि ये कहाँ पर है। वो आसपास देख रहा था, ये जगह, ये बिल्कुल भी लोटस पियर तो नहीं है, बट वो तो पानी में गिर गया था ना लोटस पियर में ही। विंग जो कि अब धीरे से उठने की कोशिश करता है। जितनी देर में विंग उठकर खड़ा होता है ना, उतनी देर में विंग के गले के सामने एकदम तलवार
रख दिया गया था, एकदम विंग के गले पर तलवार रखा गया था। विंग का स्किन और तलवार टच हो रहा था, अगर थोड़ा सा भी चुभाया जाए तो कट जाएगा ऐसा। विंग अपने सलाइवा को निगलता है और कहता है, यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हो? मैं कहाँ पर हूँ? क्या आपने मुझे अगवा किया है? मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। विंग के बातों को सुनकर वांग जी को अननोइंग लग रहा था। वांग जी ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोल्ड पॉन्ड में कैसे आए तुम? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? कौन से क्लान से आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? किसके लिए काम करते हो? बताओ। ये बोलकर वांग जी ने और भी कसकर अपना जो बिचन है ना वो विंग के गले में एकदम रख दिया था। विंग ने हकलाते हुए कहा, यंग मास्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं आपको पीछा क्यों करूँगा? मैं तो अपने घर पर था, मैं गिर गया था। विंग जो कि खड़ा हो गया था, उसके घुटनों के ऊपर तक पानी था, लेकिन उसका अपर बॉडी तो पूरा पानी से बाहर था और विंग ने एकदम नाइट क्लोथ पहना हुआ था वाइट कलर का, तो उसका पूरा जो क्लोथ है वो ऑलरेडी भीगा हुआ था। और नाइट क्लोथ मतलब उसने लोअर रोब से पहना हुआ था, वो सारा उसके बॉडी से एकदम चिपक गया था। विंग का बॉडी शेप पूरा दिख रहा था, उसका थाइस से लेकर एकदम हेड तक सब कुछ दिख रहा था। उसका बॉडी शेप कैसा है सब कुछ, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, सफ़ेद कपड़े पूरे उसके बॉडी पर चिपक गया था, तो उसका जो स्किन कलर है वो भी शायद दिख रहा था। वांग जी जो एकदम इरिटेटेड हो गया था, उसने अपने आँखों को बंद किया, अपने अपर क्लोथ को निकाला और विंग को पकड़ाया। विंग जो कि उस क्लोथ को पहनते हुए वांग जी का जो स्मेल है उसको इनहेल कर रहा था। वो इतना अच्छा है ना। वो स्मेल करते हुए विंग ने वांग जी की तरफ अच्छे तरीके से देखा। ये जो इंसान विंग के सामने खड़ा है ना, ये कोई गॉड है। विंग को ये लगा, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा खूबसूरत था। विंग के दिमाग में जैसे ही ये बात आया ना कि वांग जी शायद एक गॉड हो सकता है, ये इंसान जो उसके सामने है ये शायद एक गॉड हो सकता है, वैसे ही विंग के आंखों में ना एक चमक आ गया था। विंग ने कहा, आप एक गॉड हो ना? क्या आप सच में गॉड हो? वांग जी जो कि हैरानी से विंग को देख रहा था। दूसरी तरफ विंग इतना खुश हो रहा था ना अपनी सोच को लेकर, वो सीधा पानी से बाहर आया। आने के बाद ना वांग जी के तरफ आने लगा। वांग जी एक कदम पीछे हट गया था, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और अभी भी वांग जी का बिचन विंग के गर्दन पर ही था। विंग ने अपने गर्दन से वांग जी के बिचन को हटाने की कोशिश किया, बट वो नहीं हटा। फिर विंग ना एक बहुत ही रोने वाला चेहरा, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था, उसका किस्मत इतना बुरा क्यों है, ये सोचते हुए विंग ने कहा, तो विंग अपने रोने वाले आवाज़ में ही कहा, एक गॉड होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि आपको पता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, जबकि आपको ये सब कुछ पता है कि वो वंश मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फंसाया, अब मेरा शादी होने वाला है, मुझे ये शादी नहीं करना था, लेकिन मुझे अपने घर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को बचाना है, इसलिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। ये बोलते हुए विंग के आंखों में आंसू आ गए थे और वो टपक रहा था, एक एक बूंद टपक के नीचे गिर रहा था। विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया और बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे ऐसे तलवार के नोक पर कैसे रख सकते हो? वांग जी को पाँव से लेकर सर तक कुछ समझ नहीं आया, जो कुछ भी विंग ने कहा अभी अभी, बट विंग के आंखों में वो पेन दिख रहा था, विंग के आंसुओं में वो पेन दिख रहा था। वांग जी जो धीरे से अपने बिचन को हटा लेता है विंग के गले से। जैसे ही वांग जी ने ऐसा किया ना, विंग खुश हो गया। विंग तुरंत अपने घुटनों पर आ गया और वांग जी से अपने हाथों को जोड़कर, जैसे गॉड से प्रेयर करता है ना कोई, वैसे कहने लगा, क्या आप मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हो? मुझे ये शादी नहीं करना है। वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको तो सब पता है ना। ये सब क्या है वांग जी को नहीं पता है, बट अभी वांग जी इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दे सकता। उसे अपने
लक्ष्य पर फोकस करना है। तो वांग जी बस पीछे मुड़ गया और एक बहुत ही हार्श टोन में कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जैसे तुम आए थे वैसे ही चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विंग ने ये सुना और उसे बहुत गुस्सा आया। वो उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम बिल्कुल भी एक गॉड नहीं हो। अगर तुम होते तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करते। विंग ने जैसे ही ये बोला ना, विंग के सामने वही तितली दोबारा से आ गया। विंग ने गुस्से के मारे उस तितली को पकड़ने की कोशिश किया और बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ही हो ना जिसने मुझे यहाँ पर लाया है। ये सुनकर वांग जी भी पीछे मुड़कर देखा। वांग जी ने भी उस तितली को देखा। वो तितली कोई साधारण तितली नहीं है। वांग जी को इतना स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुआ ना उस तितली से कि वांग जी हैरान हो गया। वांग जी कुछ कह पाता उससे पहले ही विंग ने उस तितली को दोबारा अपने हाथों के अंदर पकड़ लिया था। जैसे ही विंग ने उस तितली को दोबारा पकड़ा, विंग जैसे पानी के अंदर खींचा चला गया। इस बार तो विंग पानी से किनारे पर बहुत दूर खड़ा था, पानी से दूर था, बट फिर भी वो पानी के अंदर खींचा चला गया वांग जी के सामने। जैसे कि कोई पावर है जो विंग को पानी के अंदर दोबारा खींच लिया है। ये सब कुछ इतना सडन हुआ कि वांग जी को कुछ समझने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ देखा वांग जी ने। जाते वक्त विंग का आवाज़ शायद उस केव में गूंज गया था, जिसमें विंग कहता गया था कि तुम गॉड नहीं हो, तुम बुरे हो। और विंग ने चिल्ला कर कहा था, पूरे केव में गूंज रहा था, वांग जी के कानों में शायद गूंज रहा था वो आवाज़। वांग जी को समझ नहीं आया कि ये क्या था, ये क्या हुआ। ऐसा कुछ वो पहली बार अपने आँखों के सामने एक्सपीरियंस कर रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताना, और सिमिलर लगा या नहीं ये भी बताना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। कल कोई एपिसोड नहीं आ सकता है शायद, परसों मिलेंगे। बाय बाय।